Hello dear students. So one more time welcome back. Myself Ambujraj and finally we are back in our channel Air Foundation. So dear students, here we are going to continue the second lecture of electricity. तो जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर अप कर लिया था और आई होप कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। तो चलते हैं, आज सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे नए टर्म्स और उनको ट्राई करेंगे हम लोग रिलेट करने का हायर क्लासेस से, कि हायर क्लासेस में हमें क्या पढ़नी होती है और हमें अपने बेसिक क्लासेस में 10th में क्या पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ना। सो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकेंड। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको याद होगा कि हम लोगों ने लाइट इशू के कारण अपने लास्ट वीडियो को ड्रॉप कर दिया था एंड उस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हाई याद होगा आपको, आई होप कि याद होगा आपको। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट चार्ज डेंसिटी। माय गॉड, मार्कर में तो इंक ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने का एक सिंबल होता है और वह सिंबल था सिग्मा। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। आपने सिग्मा टर्म बहुत बार मैथ्स में सुना होगा, फिजिक्स में भी सुना है। सिग्मा आपने समेशन के रूप में मैथ्स में सुना होगा ना, ई करके ऐसे होता है। ठीक है, वहां पर उसका सीरीज चलता है समेशन का, आपको पता होगा। तो देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो, मास अपॉन वॉल्यूम। हाउ मच सब्सटेंस इज अवेलेबल इन पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज डेंसिटी। अब आगे लगा हुआ है चार्ज, तो हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, जो भी बोलिए वही तो हो गया चार्ज डेंसिटी। बस यही है, आप डिफाइन कर लेना अपने मन से। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज चार्ज डेंसिटी। बट याद रखना कि चार्ज डेंसिटी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दोनों डिफरेंट है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस Q इज इक्वल टू NE हमेशा से किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिया को हम कंसेप्ट में या एरिया के रिस्पेक्टिव में बात नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि इस पूरे मार्कर के ऊपर सपोज करो कि 5 कूलम का चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है। क्या? तो नेचुरल नंबर है तो 5 हो गया। ई स्टैंड फॉर, ई क्या होता है बताया था मैंने कि ई जो होता है वह सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो बेसिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो सीरीज है ना Q इज इक्वल टू NE, इसी फॉर्म में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करते हैं। बट चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट एरिया पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है। जैसे मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब इसका इतना क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो इतना हम लोगों ने अलग कर लिया, इतना एरिया। ठीक है, अब इस एरिया के ऊपर सपोज करो मान लो कि 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसका एरिया भी हम लोग को दिया हुआ है, मान लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया या समथिंग, मान लो सपोज करना है 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इतना ए, इसका नेम देते हैं हम लोग A to C का। ठीक है, AC का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया AC। चार्ज हम लोग को पता है 5 कूलम, तो इसको से हम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। क्योंकि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। तो आप लिख पाएंगे कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, 5 कूलम अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि इसका यूनिट होता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतने यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, थम्स अप का साइन देते चलना, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब एक टर्म आपको आगे मिलेगा, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है,
एक टर्म मिलेगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आगे पढ़ने को मिलेगा जब हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किए थे, चार्ज के बारे में बात किए हैं, फिर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कंसेप्ट कहता हूं एकदम ब्रेन में सेट कर दूंगा विथ प्रॉपर एग्जांपल, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में क्या दिया हुआ रहता है, ऐसे सिर्फ डेफिनेशन बच्चे रट जाते हैं हम लोग भी। ये वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पोजिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस सिस्टम है पोटेंशियल, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, बस रटते जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 यूनिट 2 डेफिनेट पॉइंट हो गया, लेकिन कैसे होता है उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, उससे पहले कूलम्स लॉ क्या होता है। ये सभी टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम का भी कोई चीज होता है ना, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हमेशा रेस्ट पोजीशन में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हमने सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया, या आपने कॉम्ब को ऐसे अपने हेयर के साथ रब किया, ऐसे पार्टिकल्स को लाया तो वो अट्रैक्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैटर करता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो कैसे आया? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। मान लीजिए आपने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के पास चले गए, तो ऑब्वियसली उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। लाइक दैट ओनली व्हेन वी रब दैट ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और तो और जितना चार्ज एक बॉडी पर आता है और जितना चार्ज दूसरा बॉडी लूज करता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने बताया था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लाइक दैट हम लोगों ने एनर्जी में पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, सिमिलरली होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। ठीक है, आगे मूव कर सकता हूं? ओके देन, अब देखिए आगे चल के आप पढ़िएगा कि सिर्फ करंट के थ्रू ही हम किसी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते, बल्कि और बहुत सारे ऐसे जरियास होते हैं, तरीके होते हैं थ्रू विच वी कैन चार्ज एनी बॉडी। एनी बॉडी मीन्स एनी बॉडी, बिकॉज ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स सभी हमारे एटम से बने, सभी के पास हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। तो फिर चार्ज तो किसी के ऊपर जा सकता है भाई, नो डाउट। कंसेप्ट क्लियर? हमारा बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके पास तो कंटिन्यूअस चार्ज है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, अपने कंटिन्यूअस चार्ज को मेंटेन भी रखते हैं। वो तो बायोलॉजी का टर्म है, लेकिन आप इतना समझिए कि हर बॉडी के पास चार्ज दे सकते हैं हम लोग और उसे चार्ज कर सकते हैं बाय सर्टेन मेथड्स। सो आपको हेडिंग देना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी। क्या लिखना है आपको? मैं कुछ मेथड बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे भी और 10th क्लास में भी। ठीक है, सो आप हेडिंग दे सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोवाइडिंग चार्ज टू एनी ऑब्जेक्ट। ओके, प्रोवाइडिंग चार्ज टू एनी ऑब्जेक्ट मींस चार्जिंग। फोन को चार्ज किया, हम लोगों ने चार्ज प्रोवाइड किया। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया या प्रोटॉन्स, बात की बात है, लेकिन हम लोगों ने तो उसे चार्ज दिया। तो वही मेथड्स को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, आप अपने रूम में बैठे हुए, आपका 220 वोल्टेज का जो आता है ना घर पे, सप्लाई आ रहा है। अब वो आ रहा है बहुत दूर से, हमारा ट्रांसफार्मर कहीं पर है, कहीं पे हमारा पोल है, वहां से इतना दूर आपके पास आया, आपने स्विच ऑन किया, लाइट फट से जल गया। भाई सोचने में तो लगता है जैसे मैजिक हो रहा है। हमने स्विच ऑन किया, उतना दूर लगा हुआ लाइट तुरंत जल गया। कैसे? इतना तेज तो लाइट ही मूव करता है। हमने लाइट का स्विच दिया, एक का लाइट रेज वहां तक पहुंच गया। अब तो बहुत बड़ा फंडा आता है, कंसेप्ट आता है, कंफ्यूजन भी आता है कि क्या लाइट के स्पीड और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का स्पीड सेम है, डिफरेंट है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन बताएगा? चलिए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप डिटेल जानिएगा तब आपको पता चलेगा कि कभी भी हमारे कंडक्टर्स के इनसाइड से हमारा इलेक्ट्रिसिटी मूव ही नहीं करता है। और यही तो रीजन है, क्योंकि अगर वह पाथ को फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए आपने अभी पंप सेट आपके घर में मान लीजिए लगा हुआ है, आपका टंकी ऊपर रखा हुआ है कहीं दूर हाई प्रेशर वाले एरिया पर,
हाई प्रेशर वाले एरिया पर से आपका टंकी का वाटर वहां से आ रहा है और नीचे पहुंच पा रहा है लो प्रेशर के एरिया पर, है ना। और वो कैसे आ रहा है, पाइप के थ्रू आ रहा है। तो पाइप में उसको फ्लो करना है तो वह इतना तेज फ्लो नहीं करता है, क्योंकि पाइप कहीं पे बेंड है, कहीं पे कर्व है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे ज्वाइंट है, तो वहां पे उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो ऐसा है नहीं, तुम 25 नहीं 30 वायर जोड़ दो, एक बार स्विच दिया सभी के पास लाइट जल गया। भाई कैसे, इसका फंडा क्या है ना कि एक चीज मैं अभी बताता हूँ आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं बताऊंगा तो डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी याद रखना कि लाइट का जो स्पीड है वह हमारे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के स्पीड से काफी ज्यादा है। उसका मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, देखना थोड़ा सा। एक वैल्यू होता है, आपको पता ही होगा शायद, कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसे नोट कर सकते हो, 2.2 समथिंग है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना होके हमारा 6 है, यह है 6 मीटर पर सेकेंड हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का स्पीड, ठीक है। और इसका क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहीं पर से कंपैरिजन आपको दिख जाएगा कि लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का, ठीक है। तो ये दो चीज क्लियर रखना कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि लाइट का स्पीड ज्यादा है या इलेक्ट्रिसिटी का, तो बता पाना या लाइट का ज्यादा है, ठीक है। हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी। चार्जिंग किसे करेंगे चार्ज, एनी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपको लिखना। अब देखो अपने जो पढ़े हुए रहते हैं, जो हायर क्लासेस तक पढ़ चुके हैं, वो हमें एग्जांपल्स ऐसे सिली एग्जांपल्स देते हैं जो हम लोगों ने अपने बेसिक क्लासों में सुना भी नहीं सुना हुआ भी नहीं रहता है। जैसे वो हमसे बोलते हैं कि मान लो हम लोगों ने ऐसे करके स्टिक किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या यह बॉडी चार्ज हो गया। अब जो 10 तक पढ़ा है उसे क्या पता है कि वो ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है, ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है, या फिर सिल्क क्लॉथ से हम लोग रब करते हैं तो चार्ज कर सकता है। क्योंकि हम लोग जब 10th क्लास में होते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को माइंड ही नहीं करते हैं, या फिर और मेथड जो होते हैं चार्जिंग का वो हमें पढ़ना भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूं। मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स द वे थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड चार्ज टू एनी ऑब्जेक्ट। बहुत सारे मेथड होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल बहुत परफेक्ट है आपका, फ्रिक्शन। थ्रू फ्रिक्शन आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रब किया, ऐसे रब किया, ऐसे करके रब किया, तो वो चार्ज हो गया। और यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होता है, यानी अगर एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। तो पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। जैसे हमने ऐसे इसको ऐसे स्ट्राइक किया अपने हैंड को ऐसे बोर्ड के ऊपर, तो ये बोर्ड में कुछ समय के लिए ही, लेकिन चार्ज मेरा इस बॉडी से, मेरे बॉडी से इसमें चला गया। अब आप बोलिएगा भैया डिटेक्ट कैसे करें, तो ये सब आपको जब हायर क्लास में जाएगा तो आपको पेरियस पिथ बॉल मिलता है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं ना, वहां पे आप चेक कर सकते हो। छोड़ो, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं। आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकेंड होता है जो आपको पढ़ना भी है, वो होता है इंडक्शन के थ्रू, ठीक है ना। इंडक्शन आपको पढ़नी है आगे। थर्ड है कंडक्शन, कंडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, आप चाहो तो उसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहला फ्रिक्शन बहुत परफेक्टली आप समझ पाए होंगे। एक्चुअली थोड़ा इधर वेदर इशू है, ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग को अपनी लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कवर करना होगा, और थोड़ा हेल्थ इशू है मेरा, ठीक है। लेकिन देख पा रहे हैं हम लोग कि फ्रिक्शन से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन के थ्रू तो हम लोग जानते ही हैं, और कंडक्शन के थ्रू भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन एंड कंडक्शन बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। इंडक्शन एंड कंडक्शन बोथ आर डिफरेंट। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, आप बताओ मुझे। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, छोड़ो पहले कंडक्शन बताओ। कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरे का मूव कराना। मान लो आपके पास एक रॉड है, आपको ये पढ़नी है आगे, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल पढ़ने को मिलेगा। मान लो एक ये रॉड है, अब रॉड है तो ऑब्वियसली ये मेटल का होगा या कुछ और का होगा, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया कि इसके पास में एक और रॉड ऐसे जोड़ दिया, और विजुअली जब आपने जोड़ दिया तो कंडक्ट तो करेगा ना, ओके। आपने बस इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा है,
आपने बस इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे इसमें दिया है, लेकिन इसके साथ आपने ऐड कर दिया तो विजुअली इसमें भी तो जाएगा ना, जाएगा ना। लेकिन अगर ये इंसुलेटर रहा तो फिर जाएगा, लेकिन ये फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है, तो हम चार्ज उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा इंडक्शन को देखिए, आपको याद होगा हम लोग को एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लाइक दैट। ये भी कोई फंडा है। मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे फिक्स रखते हो और उसमें से आप टाइम टू टाइम करंट को फ्लो करा रहे हो या चार्ज को फ्लो करा रहे हो, तो उसका एक अपना फील्ड जनरेट हो जाता है और उस फील्ड में उसका एक स्ट्रेंथ होता है। जैसे आपने कहावत तो सुना होगा कि घर का कुत्ता भी शेर होता है, क्योंकि वो अपने रेंज में होता है। लाइक दैट ओनली, अगर हम लोग एक कंडक्टर के ऊपर करंट को बार बार फ्लो करा रहे हैं, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल में उस कंडक्टर से, उस फिक्स्ड पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी को मूव करा रहे हैं, तो उसका एक अपना फील्ड होता है, एक घर होता है। मेरे घर के सामने आओगे और मुझसे बहस करोगे, तुमको उठा के फेंक देंगे, क्योंकि हम पावरफुल है ना, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गया। लाइक दैट ओनली, वहां पे उसका एक स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में अगर कोई अनदर कंडक्टर को हम लोग इंटर करा रहे हैं या फिर आउटर करा रहे हैं, यानी ले जा रहे हैं, बाहर ला रहे हैं, तो उस केस में भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, चार्ज वहां पर भी जनरेट होता है, जो आप डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो ये तीनों फंडा, तीनों मेथड क्लियर है, आगे चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग फर्दर कंसेप्ट पढ़ेंगे, वही है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, सब कुछ बढ़िया एकदम चल रहा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो बताना। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बता दिया है, आप इतना याद रखो कि जब डिफ्ट वेलोसिटी की बात हुई तो हम लोग डिटेल से जानेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि चार्ज कभी भी बॉडी के इनसाइड में लाई नहीं करता है। चार्ज, अगर डिटेल से बोलूं तो करंट, मान लो करंट हमेशा बॉडी के आउटर सरफेस से फ्लो करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दो फेमस साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा कहीं पर। बायोट का नाम तो आपने सुना होगा ना, बायोट। फराडे का नाम तो सुना होगा, फराडे का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इशू है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्वे ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू यू। कॉमन कोल्ड से थोड़ा सफर कर रहा हूँ, बट चलिए कोई बात नहीं। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया, बायोट एंड फैराडे। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम गेव सर्टेन थ्योरीज, जिसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो पाए थे हम लोग कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस से मूव करता है। मान लो ये मेरा वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे चार्ज लाई करता है, ठीक है, चार्ज का फ्लो यहाँ से होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स आप बोलिएगा भैया अंदर से जाता है ना। लेकिन जब भी हम लोग चार्ज को कंसिडर करें तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मान के चल रहे हैं। तो अभी आप इतना समझो ना कि चार्ज बॉडी के आउटर सरफेस पे लाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इनसाइड मूव कर रहे हैं। ये मैं आपको ड्यू टू वेलोसिटी के टाइम में समझाऊंगा, लेकिन इसके दो एग्जांपल्स काफी फेमस है। एक एग्जांपल है वो मैं आपको अभी देता हूं। आप अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। आप जब सोते हो तो रात में मैट लगाते होगे, मैट नहीं सॉरी, आप मच्छर को बचाने के लिए, मच्छर से बचाव करने के लिए जाल लगाते होगे ना, मच्छरदानी जिसको हम लोग बोलते हैं, लगाते होगे। आपको करना क्या है कि अपने फिंगर से ऐसे ऐसे उस पर रब करके देखनी है। आप देखना कि वहां पे चार्ज तो जनरेट होता है, इंडक्शन के थ्रू ना होके फ्रिक्शन के थ्रू होता है। दूसरी चीज और क्या होती है, यही एक्सपेरिमेंट हमारे फैराडे साहब ने की थी। उन्होंने क्या किया था मैं जो समझाता हूं, अभी आप इसको छोड़ो, मैं उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझा पाऊंगा कि चार्ज हमेशा बॉडी के आउटर सरफेस पे लाई करता है। अभी आप नोट कर लो, नोट, चार्ज लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आप इसे नोट कर लेना, हैशटैग नोट लगा के, मैं भी लगाता हूं, आप भी ऐसे हैशटैग नोट करने की आदत डालो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको नोट करनी चाहिए। अब कैसे, हाउ कैन वी प्रूव, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई भी थ्योरी आता है तो उसके लिए हम लोग को
चाहिए कि कोई लॉ या कोई मेथड जिससे हम जान पाए कि हाँ भाई ये सही में फॉलो होता है। एक मिनट वेट करिएगा, ठीक है, ऑलराइट। देखिए, तो हमारे बायट साहब ने क्या किया, बायट साहब ने एक मैकेनिज्म तैयार किया, एक सेटअप तैयार किया। उसमें उन्होंने एक ऐसे रॉड लिया, इंसुलेटर रॉड, इसको ऐसे फिक्स किया ग्राउंड पर। इस पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया, ऐसे चार्ज डाला, और उन्होंने ऐसे दो यहाँ पर कंडक्टर के रिंग बनाया था, और ये दोनों रिंग के बीच में ऐसे उन्होंने गैप छोड़ा। और क्या किया उन्होंने, कंटिन्यूसली उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से फ्लो कराया और तोड़ते रहा, मतलब उन्होंने पाथ को सप्लाई किया, फिर उन्होंने ब्रेक किया। अब एट लास्ट उन्हें एक चीज पता चली। अब देखिए, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो पढ़ के आया है कि चार्ज थ्रू इंडक्शन, चार्ज थ्रू कंडक्शन, या फिर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, ये तीनों का भी यहाँ पे यूज है, ठीक है। और यही कारण है कि मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। अब जब यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे को कंप्लीट कराया, तो ऐसे आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको लैबोरेटरी का हेल्प चाहिए। और स्पेसिफिकली आप इतनी आसानी से चार्ज का डिटेक्शन नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि हम बाहर ऐड कर देंगे ग्लो करेगा, नहीं, काफी माइन्यूट चार्ज होता है, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। आप लैबोरेटरी में जाओगे तो इवन माइन्यूट से माइन्यूट चार्ज को आप कैलकुलेट कर पा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि वहां पे चार्ज अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया, यहाँ पे एक रिंग लगाया, आप नहीं भी लगाओ। अब लास्ट में उन्हें क्या पता चला कि ये मान लो ये ए है, ये बी है। तो जब उन्होंने चेक किया कि चार्ज कहां पर लाई कर रहा है, तो उन्हें पता चला कि ये जो ए एंड बी जो बोथ कंडक्टर्स थे, इनके सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया। तो आप सोच सकते हो कि बीच में हमारा गैप है, माइन्यूट ही गैप है, लेकिन गैप है, और बी यहाँ से हमारा इस पाथवे से चार्ज फ्लो कर रहा है। ये हमारा कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर रॉड था, मैंने आपको समझाया था। इंसुलेटर रॉड के ऊपर ये जो ब्लू वाला है, ये कंडक्टर रॉड है। इस कंडक्टर रॉड से उन्होंने ऐसे करंट को फ्लो कराया, ये वायर है। तो जब करंट फ्लो हुआ, तो करंट या फिर चार्ज बोलो, तो चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, हमारे आउटर सरफेस ए एंड बी में। तो यहां से उन्होंने बोला कि चार्ज लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एक और एग्जांपल, नहीं तो एक और एक्सपेरिमेंट, ये बायोट साहब का एक्सपेरिमेंट था, आप जानते होंगे। एक फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट ले लो, नहीं तो बुरे मान जाएंगे वो भी। तो फैराडे साहब ने क्या किया, जस्ट जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो हमारा मच्छर को पकड़ने का जो इंसेक्ट का जो हमारा मैट होता है ना, जो जाल होता है, उसको उन्होंने एक जाल को लिया, मच्छर के जाल को। अब क्या किया उन्होंने, ऐसे कनेक्ट किया उसे। अब यहाँ पे अपार्टस समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उन्होंने फर्स्ट केस में क्या किया, यहां से एक ऐसे वायर को, आपको पता है कि ये इंसुलेटर होता है ना, लेकिन इन्होंने ऐसे एक वायर को ऐसे फ्लो अंदर से जोड़ दिया, और इस वायर से हमारा करंट फ्लो कर रहा था, चार्ज फ्लो कर रहा था। अब गौर करने की बात क्या है कि जब उन्होंने यहां पर से करंट को फ्लो कराया या फिर चार्ज को फ्लो कराया, और एक बार क्या किया उन्होंने कि इस वाले सरफेस को इस ओर खींचा, ठीक है, एक बार इंटरनली खींचा, एक बार एक्सटर्नली खींचा, ठीक है, एक बार उन्होंने इंटरनली इस अपार्टस को खींचा, इस मैट को खींचा, और एक बार एक्सटर्नली खींचा। तो बोथ कंडीशन में नोट करने वाली बात क्या है कि उन्हें यह पता चला कि बोथ केस में अगर वो इनसाइड खींच रहे हैं तो भी और एक्सटर्नली खींच रहे हैं तो भी चार्ज हमारे आउटर सरफेस पर ही आ रहा था, यानी चार्ज हमेशा आउटर सरफेस से लाई करता है। उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया था। So sorry dear students, unfortunately we have to drop our video here only, as you all can see, due to some health issues I am going to drop the video right now. I think this video we will try to complete in a further sessions, so keep supporting, because I always tell you, work hard always on yourself, don't believe anything anyone else, because हम अगर अपने आप के ऊपर वर्क करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, हम लोग ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग ऑलवेज।